हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक्स जो कि पंचायती राज व्यवस्था है। अगर हम जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग सिलेबस की बात करें तो भारत की राजनीति एवं शासन व्यवस्था में आपको पंचायती राज व्यवस्था दिए गए हैं, जहां से आपके कुल जो है वो 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि अगर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। और आज हम आपके साथ इसी पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और इसमें कंप्लीट जानकारी जो है हम आपके साथ साझा करेंगे। हम उम्मीद दिलाते हैं कि अगर आप इस सेशंस को पूरा देखते हैं तो आपका 4 मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाता है एग्जाम्स में। और इसमें हम सभी तथ्यों के साथ आपको लास्ट में लॉट ऑफ एमसीक्यूज कराऊंगा, जिससे कि आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज्य जो दिवस मनाया जाता है वो प्रति वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाए जाने का कारण जो है वो आपका जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसी के तहत जो है वो पंचायती राज व्यवस्था संविधान में इसका प्रावधान किया गया। और ये जो लागू हुआ यानी प्रभाव में जो आया वो 24 अप्रैल 1993 को आया। इसी कारण 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो और विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर यानी कि बॉटम टू टॉप की ओर हो। हम आगे विकेंद्रीकरण का पूर्ण विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको विकेंद्रीकरण का आपको इस तरह से समझना है कि विकास का जो प्रवाह है वो निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक, जैसा कि ग्राम पंचायत यानी मुखिया की अगर बात करें तो मुखिया रूट स्तर पर है। मुखिया अगर गांव में अधिक विकास करता है तो ऑटोमेटिक है कि देश का विकास होगा। तो यही चीज़ है कि निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर अगर विकास हो तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का नींव रखी गई। पंचायती राज व्यवस्था में विकास का प्रवाह यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो विकास का प्रवाह है पंचायती राज व्यवस्था में वह निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर करने के लिए वर्ष 2004 में पंचायती राज्य को अलग मंत्रालय का दर्जा दिया गया। यहाँ पे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आते हैं कि भारत में पंचायती राज्य को अलग मंत्रालय का दर्जा कब दिया गया, तो 2004 में दिया गया। बाकी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभाव में आया। इस कारण 24 अप्रैल को जो है वो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज के गठन व उसके सशक्त करने की अवधारणा जो है वो महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है। और गांधी जी ने अपने शब्दों में जो बातें कही वो सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में यह शब्द कहा है। वहीं जैसा कि डीपीएसपी यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है राज्य के, उसमें भी बाकायदे पंचायती राज्य का जिक्र किया गया है आर्टिकल 40 में। अब यहाँ पे जैसा कि एक पीछे जो लोग यानी विकेंद्रीकरण
आया था उसका तात्पर्य जानते हैं कि लोकतांत्रिक में विकेंद्रीकरण से तात्पर्य क्या है। तो लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का जो अर्थ है वो शासक सत्ता को एक स्थान को केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए ना, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। तो इसीलिए पंचायती राज्य व्यवस्था का गठन किया ताकि सत्ता का जो है वो भी केंद्रीकरण हो सके और एक गांव स्तर तक यानी हर एक व्यक्ति तक जो है इसका लाभ सुनिश्चित यानी इसमें भागीदारी जो है वो सुनिश्चित हो सके। अब स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज्य की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी और वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब पंचायती राज्यों को संवैधानिक मान्यता दी गई। तो 73वें संविधान संशोधन। इसका उद्देश्य देश के करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना और यह उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएगी और उन्हें लागू करेगी। तो इस उद्देश्य और उम्मीद के साथ जो था वो पंचायती राज व्यवस्था लाई गई, जो कि कुछ हद तक जो है ये अपने लक्ष्य और उम्मीद पर खरा भी उतरा है। अब हम लोग बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था जैसे कि तो लागू तो किया गया, लेकिन इसकी अगर पृष्ठभूमि इतिहास की बात करें तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसमें स्थानीय स्वशासन संबंधी यानी संस्थाओं को मैग्ना कार्टा कहा। जो स्थानीय स्वशासन संस्थानें थे उनको लॉर्ड रिपन ने मैग्ना कार्टा कहा और वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग, जो कि अब जो है इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है 2015 के बाद से, तो योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में प्रारंभ किया गया था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो कि वर्ष 1993 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को, जिसमें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था बताया गया था। अब यहाँ से भी प्रश्न आता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था आज भारत में जो लागू है, यह किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर ये त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाया गया है? तो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर। अब जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन कौन सा है, यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहला जो है वो आपका ग्रामीण स्तरीय पंचायत, जो कि ग्राम स्तर पर होता है, जिसे ग्राम पंचायत के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वो प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर होता है, जिसे पंचायत समिति कहा जाता है। और तीसरा जो है आपका जिला स्तर पर पंचायत होता है, जिसे जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 स्तरीय पंचायत यानी ये यानी जिला पंचायत को लागू करने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर दिया गया और वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका स्थापना 1951 में हुआ था और ये योजना आयोग के सारे दायित्वों को ये निर्वहन करता था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की और 2 अक्टूबर
1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य पहली बार कहाँ लागू किया गया और कब। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। और दूसरा जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो कि ग्राम स्तर पर, क्रमशः ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर शामिल होता है, क्योंकि हमने चर्चा भी यहाँ पे आपके साथ किया। अब आगे आते हैं और पंचायती राज से संबंधित अन्य और समितियां थी। जैसा कि हमने बताया कि जो वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय है। इसके अलावा अन्य और समितियां बनी थी, जिसमें कि यहाँ पे आपको सिर्फ नाम याद रखना और कब ये समिति बनाई गई थी। तो जैसा कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाया गया था, उसी प्रकार अशोक मेहता समिति ये 1977 में बनाया गया था। उसके बाद GV.K. राव समिति ये 1985 और L.M. सिंघवी समिति ये 1986 में बनाया गया था। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए बलवंत राय मेहता समिति। अब 73वां संविधान संशोधन, जैसा कि हमने अभी बताया कि 73वां संविधान संशोधन के ही तहत पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रावधान किया गया और संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज्य को। तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट चर्चा करते हैं। तो इस संविधान संशोधन की विशेषता, पहला विशेषता, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 जो है वो इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई और भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्ष के तहत अनुच्छेद 243 से 243(9), ठीक है, 243 से 243(O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। अगला है विशेषता, इसमें ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल निर्धारित करे। तो मुख्य रूप से पंचायती जो राज्य व्यवस्था है यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो राज्य विधानमंडल जो भी निर्धारण करे वह कार्य ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, यानी पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, इसमें पंचायत के अंतर्गत कितने विषय जोड़े गए। तो विषय की अगर बात किया जाए तो 29 विषय जो है वो इसमें जोड़ा गया। पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा और इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात साध्य हो और सभी पंचायत क्षेत्र में समानता हो, यानी समान हो। अगला विशेषता, संविधान का अनुच्छेद 243 घ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने का सुविधा देता है।
नेक्स्ट विशेषता है प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहाँ के आबादी के अनुसार होगा, यानी आबादी के अनुपात के अनुसार होगा। अनुसूचित जाति और जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों के 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। ये महिलाओं के सापेक्ष में है, जो कि संविधान में प्रावधान किया गया है। अब अध्यक्षों के कार्यालयों में आरक्षण की अगर बात करें तो गांव या फिर किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के आरक्षण राज्य विधानमंडल में कानून के अनुसार ही होगा। ये भी प्रावधान किया गया है। अब आते हैं पंचायतों का कार्यकाल। तो पंचायतों का कार्यकाल ऐसे जनरली 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव, कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या फिर पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर जो है करा लिए जाने चाहिए पंचायत चुनाव। ये भी प्रावधान किया गया है। और पंचायतों में जो चुनाव किए जाते हैं वो राज्य चुनाव विभाग या फिर राज्य चुनाव जो परिषद होता है उसके द्वारा जो है पंचायतों का चुनाव किया जाता है। तो राज्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं उनके देख रेख में चुनाव किए जाते हैं। अगला है आपका भारत में शहरीय शासन निकाय। अब तक जो हम लोगों ने देखा वो ग्रामीण स्तरीय यानी पंचायती राज्य व्यवस्था जो कि ग्रामों में लागू होता है। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग भारत में शहरी स्थानीय निकाय, इसके बारे में एक एक पॉइंट जानते हैं। तो शहरों में जिस तरह से शासन होता है उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो समकालीन समय में जैसे कि शहरीकरण हुआ है और वर्तमान में इसका तेजी से विकास हो रहा है। शहरी शासन की आवश्यकता अनिवार्य है जो ब्रिटिश काल से धीरे धीरे विकसित हो रहा है और स्वतंत्रता के बाद इसने आधुनिक आकार ले लिया है। और 1992 के 74वें संविधान अधिनियम के साथ शहरी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो विशेषता है, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब इसकी जो विशेषता है यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 क, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में जो है वो आपका भाग 9 क को जोड़ा गया और यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 243 त, जिसे इंग्लिश में 243 पी से 243 य 6 यानी ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 थ में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में उपबंध है जो कि इस प्रकार है। नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। दूसरा विशेषता, नगर पालिका की सभी सीटों को वार्ड के रूप में जाने जाने वाले नगर पालिका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुने गए व्यक्तियों से भरा जाएगा। अगली विशेषता, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका प्रशासन में विशेष जानकारी और अनुभव वाले व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों और राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों, राज्य के परिषद और विधान परिषद के सदस्यों को नगर पालिका प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। समितियों के अध्यक्ष। चौथी विशेषता, वार्ड समिति का गठन करना है। जैसे कि आज आप लोग देखते भी हैं कि वार्ड का भी जो है वो
चुनाव किया जाता है, तो इसमें वार्ड समिति का गठन करने का भी प्रावधान किया गया है। अगली विशेषता है प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 से कम सीटें आरक्षित नहीं की जाएगी। तो इसमें भी जो है वो 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। राज्य विधि द्वारा नगर पालिकाओं को स्वशासन वाले संस्थानों के तौर पर काम करने में सक्षम बनाने हेतु अनिवार्य शक्तियां और अधिकार दे सकता है। अगली विशेषता, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा न्यायपालिकाओं को कर लगाने और ऐसे करों, शुल्कों, टोल और फीस को उचित तरीके से एकत्र करने को प्राधिकृत कर सकता है। ठीक है, जो स्थानीय निकाय है, शहरी स्थानीय निकाय, उनके बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है नगर पालिकाओं को। अगली विशेषता, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा ताकि, ठीक है, जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा ताकि पंचायतों और जिलों के नगर पालिकाओं द्वारा तैयार सेवाओं को लागू किया जा सके और समग्र रूप से जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार कर सके। अगली विशेषता है, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा महानगर योजना समिति के गठन के संबंध में प्रस्ताव कर सकता है। ये सभी 74वें संविधान संशोधन की विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि संविधान में ये सभी उपबंध किए गए हैं। अब शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार की अगर बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहर क्षेत्र समिति जिसे टाउन एरिया कमेटी कहा जाता है, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और विशेष प्रयोजन एजेंसी, ये सभी संस्थाएं जो है वो शहरी स्थानीय निकाय में कार्य कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे अब तक हम लोगों ने देखा स्थानीय यानी शहरी स्थानीय निकाय और ग्राम यानी कि पंचायती राज्य व्यवस्था। अब पंचायतों के संबंध में गांधी दर्शन यानी गांधी की क्या अवधारणा है, हमने पहले एक स्टेटमेंट भी आपके साथ चर्चा किया था। तो देखिए, गांधी अपने को ग्रामवासी ही मानते थे और गांव में ही बस गए थे। गांव की ज़रूरतें पूरा करने के लिए उन्होंने अनेक संस्थाएं कायम की थी और ग्रामवासियों को शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक और नैतिक स्थिति सुधारने का भरसक प्रयत्न किया था। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए जो है वो पूरे देश में पंचायती राज्य व्यवस्था स्थापित किया गया, जो कि गांधी दर्शन पर ही आधारित है। अब उनका दृढ़ विश्वास था गांधी जी का कि गांव की स्थिति में सुधार करने के ही देश को सभी दृष्टि से अपराजय बनाया जा सकता है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा गांव को पराश्रित बनाने का जो षड्यंत्र किया गया था, उसे समझकर ही वे ग्रामोत्थान को सब रोगों की दवा मानते थे और इसलिए संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत गांधी जी की कल्पना के अनुसार ही ग्राम पंचायत के गठन का व्यवस्था की गई थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के कौन से अनुच्छेद में जो है वो ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है, तो ये अनुच्छेद 40 में कही गई है। तो ये यहाँ पे आपको कंप्लीट डिस्कशन था पंचायती राज्य व्यवस्था और शहरी निकाय का। अब इससे संबंधित यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो पहला प्रश्न है कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की बात की गई है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर चतुर्थ स्तरीय? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमने बेशक पहले चर्चा किया हुआ है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो सिफारिश सरकार को दी गई, तो उसके सिफारिश के अनुसार
3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है भारत में, जो कि ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ये पंचायत समिति और जिला परिषद है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर आपका ये नंबर है। ग्राम पंचायत में जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इसके मुखिया या फिर अन्य लोगों की नियुक्ति किया जाता है। सही आंसर आपका ये नंबर है। ठीक, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के आधार पर होती है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए नंबर है, पंचायत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बी है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज्य की स्थापना शुरू हुई थी। सी है, 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू हुआ था। और डी है, तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहली बार जो स्थापित हुआ था वो मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के नागौर जिले में। और दूसरा राज्य जो बना पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला वो आंध्र प्रदेश बना था। देख सकते हैं पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुई थी और इसके बाद आंध्र प्रदेश में इस योजना को अपनाया गया। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज्य से है? तो पंचायती राज्य का संबंध जो है आपका अनुच्छेद 243 से है। भाग की अगर बात किया जाए तो भाग 9 से है। और अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची 11 में जो है वो पंचायती राज्य को जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 243, भाग अगर पूछा जाए तो भाग 9, और अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची 11 में जो है वो पंचायती राज्य का प्रावधान किया गया है। और अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? यह है, राजनीति के अपराधीकरण को रोकना, गांवों का विकास करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना। और डी है, चुनाव खर्च में कमी। तो इसका सही आंसर सी नंबर है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना, ताकि हर एक व्यक्ति तक जो है वो विकास पहुंच सके विकेंद्रीकरण के माध्यम से। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कि पंचायती राज्य का प्रावधान किया गया। तो सही आंसर आपका इस डी नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसमें पहला है, ग्राम सभा में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। बी है, यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। सी है, इसकी शक्तियां विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई हैं। और डी है, यह वही कार्य कर सकता है जो केंद्र सरकार ने बताया। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि यहाँ पे गलत आपसे पूछा जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार। ठीक है, जो ग्राम सभा है यह वही कार्य कर सकता है जो राज्य सरकार बताए, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो राज्य सरकार जो कहेगी वो कार्य करेगा ग्राम सभा। ठीक है, इसके योजना नीति को लागू करेगा। और अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है।
माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। बी नंबर है पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सी है पंचायती राज्य संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग यानी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और डी है पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट आपको चुनने हैं, तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। पंचायती राज्य संस्थाओं का चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, क्योंकि पंचायती राज्य जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाकी यहाँ पे माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों को प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। इसमें 18 वर्ष एज नहीं 21 वर्ष एज होना चाहिए। और वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल बाद वित्त आयोग नहीं 6 साल नहीं यहाँ पे 5 साल या फिर प्रति वर्ष जो है वो ऐसे समीक्षा के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये 3 जो है वो आपका गलत है। बाकी सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। और अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं? 1/3, 1/2, 2/3 या फिर 1/4? तो इसका सही आंसर आप बेशक जानते हैं, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई है 1/3। पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद होता है वो 1/3 होता है। तो ये हम लोगों ने आज जो देखा वो पंचायती राज व्यवस्था से संपूर्ण अध्ययन देखा। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। और इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ये फॉलो करें। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी आप क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज JPSC के या फिर JSSC के रिगार्डिंग के लिए जो है आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।